स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स सेलुलर इवेंट्स। जिस तरह हमने इम्प्लीमेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और इम्प्लीमेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कौन से चेंजेस एक्यूट इम्प्लीमेशन के दौरान अकर होते हैं। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो होता है चेंजेस इन एक्यूट इम्प्लीमेशन। एक्यूट इम्प्लीमेशन में कौन से चेंजेस अकर होते हैं। इस बारे में मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के चेंजेस अकर होते हैं, जिसमें एक को वस्कुलर चेंजेस कहते हैं, दूसरे को ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स कहते हैं। वस्कुलर चेंजेस जो कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़े थे, आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो दूसरा टाइप चेंजेस है जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान अकर होता है, जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स। तो आज ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स a critical function of inflammation is the delivery of leukocytes यानी inflammatory cells to the site of injury to combat infection। असल में जो क्रिटिकल फंक्शन है या जो मेन फंक्शन है, फंक्शन एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, या इन्फ्लेमेशन का जो मेन फंक्शन होता है तो वो क्या होता है। इन्फ्लेमेशन का मेन फंक्शन ये है कि ये ल्यूकोसाइट्स को, डब्ल्यूबीसीज को, जिसको इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इसको कहते हैं, ये डिलीवर हो सके टू द साइट ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी हुई है उसकी तरफ इसको डिलीवर कर सके। किस चीज़ के लिए? ताकि वहां पर जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन के खिलाफ ये लड़ सके। कम्बैट का मतलब है लड़ना, ठीक है ना, फाइट करना अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मेन मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन का जो फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी सेल्स है, ठीक है ना, ये असल में हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोपेजेस है, मानोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये असल में इम्यून सेल्स है या इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इसको कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन का मेन फंक्शन ये है, इन्फ्लेमेशन का मेन मकसद ये है कि ये ल्यूकोसाइट्स को या वाइट ब्लड सेल्स को साइट ऑफ इंजरी की तरफ ले जा सके। और वहां पर इसका क्या काम होता है? वहां पर इसका काम होता है टू टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन के खिलाफ वो लड़ सके, ठीक है। ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स में क्या होता है, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये ल्यूकोसाइट किस तरह साइट ऑफ इंजरी की तरफ जाते हैं और वहां पर इंफेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। तो ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स में हम ये पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स, अब व्हाइट ब्लड सेल्स में या ल्यूकोसाइट्स में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, द न्यूट्रोफिल्स आर प्रोमिनेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल जो के है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। While lymphocyte macrophages and plasma cells are dominant in chronic inflammation, जबकि chronic inflammation में जो कि है lymphocytes और lymphocytes के साथ साथ macrophages और plasma cell जो कि है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं chronic inflammation में। अब याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ जगहों पर कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है। अक्सर ये क्वेश्चन होता है या पेपर में इस पर एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आ सकता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से ल्यूकोसाइट सेल्स एक्टिव होते हैं, या ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं या डोमिनेंट होते हैं, ठीक है ना। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कौन से ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स डोमिनेंट होते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स के एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं या बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, जबकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के साथ साथ मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल जो कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। अगेन आई रिपीट, चूंकि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है और दूसरा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। यानी एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया और दूसरा जो कि है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया। इन दोनों में कौन से ल्यूकोसाइट सेल्स ज्यादा डोमिनेंट या ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं? तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल ज्यादा डोमिनेंट होते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एक लिम्फोसाइट्स, दूसरा मैक्रोफेजेस और थर्ड जो कि प्लाज्मा सेल्स ये डोमिनेंट होते हैं। इस स्लाइड को दोबारा रीड करते हैं। ए क्रिटिकल फंक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन इज द डिलीवरी ऑफ ल्यूकोसाइट्स यानी इन्फ्लेमेटरी सेल्स टू द साइट ऑफ इंजरी टू कम्बैट इंफेक्शन। Neutrophils are prominent in acute inflammation while the lymphocytes, macrophages and plasma cells are dominant in chronic inflammation.
टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी सेल्स के जो टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, इसको जरा एक बार रीड करते हैं, ठीक है ना, कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन से हैं। इसके बाद फिर हम ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल, जो कि इसमें सबसे पहले जो कि है वो आता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। The neutrophils are the most prominent cells in acute inflammation, especially during the first 24 hours. ठीक है, the neutrophils, inflammatory cells में जो neutrophil cells हैं, neutrophil cells ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, और ये स्पेशली फर्स्ट जो 24 आवर्स होते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, दूसरा जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो है मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। आफ्टर 1 to 2 days न्यूट्रोफिल्स आर रिप्लेस्ड, यानी 1-2 दिन गुजरने के बाद आफ्टर 1 to 2 days न्यूट्रोफिल्स, यानी फर्स्ट 24 आवर्स या फर्स्ट 1 या 2 डेज में तो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, लेकिन इसके बाद जब 1-2 दिन गुजर जाते हैं तो फिर इसके बाद न्यूट्रोफिल जो कि इसको रिप्लेस किया जाता है, न्यूट्रोफिल्स आर रिप्लेस्ड बाय मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, यानी मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस फिर आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स को कौन रिप्लेस करता है, यानी न्यूट्रोफिल्स की जगह पर कौन से सेल आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाता है और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आर आल्सो इन्वॉल्वड इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, लेकिन याद रखिए कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों इन्फ्लेमेशन में मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, जबकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये इतने डोमिनेंट नहीं होते। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पहले न्यूट्रोफिल्स डोमिनेंट होते हैं फर्स्ट 24 आवर्स या 1 to 2 डेज तक, इसके बाद फिर इसको मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज जो कि इसको रिप्लेस करते हैं, और फिर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस वहां पर इंफेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। ये दोनों इन्फ्लेमेशन में होते हैं, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है ना, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स की जगह पर ये लेते हैं कौन, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इसमें एक न्यूट्रोफिल्स है और दूसरा मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस है। न्यूट्रोफिल्स, द न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। Monocytes and macrophages, after 1 to 2 days neutrophils are replaced by monocytes and macrophages. Monocytes and macrophages are also involved in chronic inflammation. थर्ड टाइप जो सेल्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है और जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, तो वो है लिम्फोसाइट्स। These are prominent in viral infection, and along with macrophages and plasma cells, they are involved in chronic inflammation. अच्छा, लिम्फोसाइट्स याद रखें कि लिम्फोसाइट जो कि है ये प्रोमिनेंट होते हैं वायरल इंफेक्शन में। दीज आर प्रोमिनेंट एंड वायरल इंफेक्शन, यानी कोई वायरल इंफेक्शन हो तो इसमें लिम्फोसाइट जो कि है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। And along with macrophages and plasma cells, they are involved in chronic inflammation. और macrophages और plasma cells के साथ साथ ये chronic inflammation में ज्यादा prominent होते हैं या ज्यादा involved होते हैं। So lymphocyte जो कि ये chronic inflammation में involved होता है, macrophages और plasma cells के अलावा lymphocytes भी chronic inflammation में ज्यादा involved होता है, लेकिन ये prominent होते हैं viral infection में, ठीक है। इज़िनोफिल्स जो कि है, दीज आर प्रोमिनेंट इन एलर्जिक रिएक्शंस, ये एलर्जिक रिएक्शंस में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि इज़िनोफिल्स जो कि है ये एलर्जिक रिएक्शंस में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, और पैरासिटिक जो इन्फेक्शन होता है इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इज़िनोफिल्स। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ सेलुलर इवेंट्स। अब वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, ये भी आपके इस चैप्टर में अलग एक टॉपिक है, लेकिन मैंने इसी टॉपिक के अंदर इसको इंक्लूड किया, यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, ठीक है।
तो हमने टाइप्स ऑफ इम्प्लेमेटरी सेल्स पढ़े जिसमें हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़े, ठीक है, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस पढ़े, और इसके बाद जो कि लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स हमने पढ़े। कौन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कौन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं और कौन एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा डिटेल मैंने आपको पढ़ाया। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स की तरफ। तो याद रखिए कि इसका सीक्वेंस किस तरह है, यानी किस सीक्वेंस से ये सेलुलर इवेंट्स आकर होता है ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स। तो ये 5 स्टेप में या इसके अंदर 5 स्टेप्स या 5 प्रोसेसेस होते हैं। एक मार्जिनेशन है, दूसरा एडहेशन है, थर्ड इमाइग्रेशन है, 4 कीमोटेक्सिस है और 5 जो के है ये पेगोसाइटोसिस है, ठीक है। ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स में। तो सबसे पहले हम मार्जिनेशन की तरफ आते हैं कि मार्जिनेशन जो कि इसमें क्या होता है, ये कैसे कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट नंबर हमारे पास है मार्जिनेशन। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच ल्यूकोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसीज लोकलाइज टू the outer margins of blood flow adjacent to the vascular endothelium। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ल्यूकोसाइट्स या जिसमें व्हाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, ये लोकलाइज हो जाते हैं यानी मूवमेंट करते हैं टू द आउटर मार्जिन्स ऑफ ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड फ्लो होती है ब्लड फ्लो इसके आउटर मार्जिन्स की तरफ ये लोकलाइज हो जाते हैं यानी उसकी तरफ जाते हैं। एडजेसेंट टू द वास्कुलर एंडोथेलियम, यानी वास्कुलर एंडोथेलियम जो होता है यानी जो ब्लड वेसल्स को कवर करते हैं जो सेल्स, इसको वास्कुलर एंडोथेलियम कहते हैं। तो वास्कुलर एंडोथेलियम के बिल्कुल एडजेसेंट जो ब्लड फ्लो होती है उसकी जो आउटर मार्जिन्स होती है उसकी तरफ ये लोकलाइज हो जाते हैं, मार्जिनेशन यानी मार्जिन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। ए नॉर्मल ब्लड फ्लो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी जनरली ट्रेवल अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। क्या होता है कि जब भी कोई ब्लड फ्लो होती है आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज की ब्लड वेसल्स के अंदर, जब इन ब्लड सेल्स की फ्लो होती है तो अमूमन ये सेंट्रल एक्सिस में मूवमेंट करते हैं, सेंट्रल एक्सिस में, ठीक है ना। यानी ब्लड वेसल्स का जो सेंट्रल एक्सिस होता है तो सेंट्रल एक्सिस में ये ट्रेवलिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, leaving the cell poor layer of plasma in contact with endothelium। यानी ये जो एंडोथेलियम होता है तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं, ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, यानी ब्लड वेसल्स के जो वॉल होते हैं उसकी तरफ अटैच नहीं होते, यानी सेंट्रल एक्सिस में मूवमेंट करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। लेकिन जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है इसमें मार्जिनेशन होता है, मार्जिनेशन तो क्या होता है कि ये जो सेंट्रल एक्सिस में जो ट्रेवलिंग करते हैं आरबीसीज या जो डब्ल्यूबीसीज, हम डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसीज नॉर्मली ब्लड वेसल के अंदर सेंट्रल एक्सिस में मूवमेंट करता है, जो एंडोथेलियम होता है उसके साथ इसका कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन के दौरान ये सेंट्रल एक्सिस को छोड़कर ये मार्जिन की तरफ जाते हैं यानी पेरिफेरी की तरफ जाते हैं और जो एंडोथेलियम होता है उसके साथ कांटेक्ट हो जाता है। As the vascular permeability increase in early inflammation, fluid exits the vascular lumen and therefore blood flow becomes slow। और इसकी वजह क्या है कि ये सेंट्रल एक्सिस को छोड़कर ये आउटर मार्जिन्स या वास्कुलर एंडोथेलियम के बिल्कुल एडजेसेंट जो के है या इसके कांटेक्ट में फिर जाते। तो इसकी वजह ये है क्योंकि वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिस पर मैंने पहले लेक्चर में बात की थी कि वास्कुलर परमेबिलिटी क्या हो जाती है कि ये इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से जो कि क्या हो जाता है, ब्लड का जो स्पीड है, जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। तो इस वजह से ये डब्ल्यूबीसी सेंट्रल एक्सिस को छोड़कर ये पेरिफेरी की तरफ जाते हैं, मार्जिन की तरफ जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को मार्जिनेशन कहते हैं। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, शॉर्ट में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये याद रखिए कि मार्जिनेशन स्टेप में क्या होता है, नॉर्मली जब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करते हैं तो इसमें मौजूद जो डब्ल्यूबीसीज या आरबीसी सेल्स है ये सेंट्रल एक्सिस में यानी ब्लड वेसल के अंदर सेंटर में ये ट्रेवलिंग करते हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है और इसमें वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और चूंकि इसमें ब्लड फ्लो जो कि ये थोड़ा स्लो हो जाता है तो इस वजह से ये डब्ल्यूबीसी सेंटर को छोड़कर, सेंट्रल एक्सिस को छोड़कर ये पेरिफेरी की तरफ जाएगा, ब्लड वेसल्स के जो मार्जिन होते हैं मार्जिन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मार्जिनेशन हम। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो इसको दोबारा थोड़ा रीड करते हैं इस स्लाइड को, मार्जिनेशन को। हम पढ़ रहे हैं मार्जिनेशन, जो पहला स्टेप है ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान अकर होता है। तो इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं
कि इस पहले प्रोसेस में, इस पहले स्टेप में ल्यूकोसाइड सेलुलर इवेंट्स का ये जो पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है जिसको मार्जिनेशन कहते हैं, इसमें क्या अकर होता है। It is the process It is the process in which leukocyte WBC localize to the outer margins of blood flow adjacent to the vascular endothelium. In normal blood flow, RBC and WBC generally travel along the central axis, leaving the cell poor layer of plasma in contact with endothelium. As the vascular permeability increases in early inflammation, fluid exits the vascular lumen and therefore blood flow becomes slow. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इन स्लो ब्लड फ्लो, यानी जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, आरबीसीज टेंड टू स्टिक टुगेदर। आरबीसीज क्या हो जाते हैं कि ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से आरबीसीज जो कि है ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, चिमट जाएंगे। एंड फॉर्म स्मॉल क्लम्स आर रिलैक्स, और ये छोटे से क्लम्स बनाते हैं, क्लम्स बन जाते हैं आरबीसीज के स्टिकिंग की वजह से, उसको रिलैक्स भी कहते हैं। These clumps becomes larger, और फिर क्या हो जाता है कि ये जो क्लम्स बन गए आरबीसीज की आपस में स्टिकिंग की वजह से, चिमटने की वजह से, ये फिर लार्जर बन जाते हैं डब्ल्यूबीसीज की निस्बत, यानी डब्ल्यूबीसीज की निस्बत ये थोड़ा लार्जर बन जाते हैं। एंड डिस्प्लेस देम, और ये क्लम्स जो कि है चूंकि डब्ल्यूबीसी से लार्जर होते हैं तो ये फिर डब्ल्यूबीसी को डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस देम जो कि ये इशारा करता है डब्ल्यूबीसीज को, यानी ये जो आरबीसीज के क्लम्स बन गए, देखो आरबीसीज आपस में चिमट गए, स्टिक हो गए, और ये क्या बन गए, ये बड़े एक क्लम्स बन जाते हैं। फिर क्लम्स आपस में बनकर एक बहुत बड़े क्लम्स बनाते हैं, और चूंकि ये डब्ल्यूबीसी से बड़े होते हैं, लार्जर होते, ये इसलिए डब्ल्यूबीसीज को डिस्प्लेस करेंगे टू दी पेरिफेरी, यानी पेरिफेरी की तरफ, जिस तरह पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये पेरिफेरी की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी ये चूंकि साइज में डब्ल्यूबीसी से लार्जर होते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी को पुश करेंगे और इसको सेंट्रल एक्सिस से पेरिफेरी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। आई टू द आउटर मार्जिन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो तो सेंट्रल एक्सिस में होता है, तो ये इसको ब्लड फ्लो से आउटर मार्जिन की तरफ, इसको पेरिफेरी की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे प्रोसेस की तरफ आते हैं जिसको एडहेशन कहते हैं। पहले में तो मार्जिनेशन हो गया जिसमें डब्ल्यूबीसी सेंट्रल एक्सिस से पेरिफेरी की तरफ चले गए। अब दूसरा एडहेशन प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस इन विच ल्यूकोसाइट्स एडहेयर टू द एंडोथेलियल सेल्स। क्या होता है कि जब ये पेरिफेरी की तरफ जाते हैं मार्जिनेशन स्टेप में, तो ये अब क्या करेंगे, ये एंडोथेलियल जो सेल्स है, जो ब्लड वेसल्स के वॉल में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को कवर करते हैं, जो एंडोथेलियम होता है, तो जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये उसके साथ एडहेयर करने की कोशिश करेंगे। ये डब्ल्यूबीसी सेल्स क्या करेंगे, ये एंडोथेलियल सेल्स की तरफ, यानी जब ये पेरिफेरी की तरफ जाते हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स, तो ये पेरिफेरी की तरफ जब जाते हैं, एंडोथेलियम की तरफ जब जाते हैं, तो उस एंडोथेलियम में जो मौजूद सेल्स है जिसको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, तो ये डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स इस एंडोथेलियल सेल्स के साथ एडहेयर करने की कोशिश करेंगे, यानी उसके साथ चिमटने की कोशिश करेंगे, अटैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, एडहेरेंस जिसको कहते हैं। It is mediated by interaction of adhesion molecule on the surface of both endothelial cells and leukocytes। और ये एडहेशन जो कि है, ये किस तरह एडहेशन होगा, या ये किस तरह ल्यूकोसाइट सेल्स किस तरह एंडोथेलियल सेल्स के साथ एडहेयर हो जाएंगे, चिमट जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो ये दोनों के सरफेस पर, एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पर भी और ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पर भी, यानी इन दोनों के सरफेस पर कुछ अटैचमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको एडहेशन मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये एडहेशन मॉलिक्यूल जो के है ये दोनों के एडहेशन में या अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो दूसरा प्रोसेस है ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट जिसको एडहेशन कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब डब्ल्यूबीसी सेल जो के है ये, इसमें जो मार्जिनेशन अकर होता है, जब ये सेंट्रल एक्सिस को छोड़कर पेरिफेरी की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस को मार्जिनेशन कहते हैं। पहला स्टेप हमने पढ़ा
तो जब ये पेरिफेरी की तरफ जाते हैं तो पेरिफेरी में फिर ये WBCs या ल्यूकोसाइट सेल्स जो कि ये कोशिश करते हैं कि वहां पर मौजूद जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसके साथ ये अटैच हो सके, उसके साथ एडहेयर हो सके। और ये अटैचमेंट किस तरह पॉसिबल हो जाता है कि इसको पॉसिबल बनाता है एडहेशन मॉलिक्यूल जो कहां पर लोकेटेड होते हैं। ये एडहेशन मॉलिक्यूल ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पर भी होते हैं और एंडोथेलियल सरफेस पर भी होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पर भी होते हैं। तो ये दोनों सरफेस पर ये एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में बॉन्ड बनाकर इन दोनों के एडहेशन में जो कि है यानी ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स के एडहेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इसको दोबारा रिपीट करते हैं एडहेशन को। दिस इज द प्रोसेस इन व्हिच ल्यूकोसाइट्स एडहेयर टू द एंडोथेलियल सेल्स। It is mediated by interaction of adhesion molecule on the surface of both endothelial cells and leukocyte cells। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडहेशन में किस तरह ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियल सेल्स के साथ एडहेयर हो जाते हैं, किस तरह ये एडहेयर हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट सेल्स दोनों सेल्स के सरफेस पर कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल दोनों के एडहेशन में या एडहेयर में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इमाइग्रेशन, थर्ड प्रोसेस की तरफ आते हैं जिसको इमाइग्रेशन कहते हैं। मार्जिनेशन और एडहेशन के बाद तीसरा जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, जो ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स में अकर होता है वो है इमाइग्रेशन। अच्छा, इमाइग्रेशन में क्या होता है, द एडहेरेंट ल्यूकोसाइट्स। अब यहां पर हमने वर्ड यूज किया एडहेरेंट ल्यूकोसाइट्स। क्यों हमने ये वर्ड यूज किया, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स जो कि ये अब एडहेयर हुए हैं एंडोथेलियल सेल्स के साथ, तो अब इस ल्यूकोसाइट सेल्स को एडहेरेंट ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, सो द एडहेरेंट ल्यूकोसाइट्स एक्टिवली ल्यू का मतलब है छोड़ना, क्या चीज ये छोड़ेगा, द ब्लड वेसल्स। अब ये जो ल्यूकोसाइट सेल्स है ये ब्लड वेसल को छोड़कर कहां पर जाएगा, बाय मूविंग अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस टू एन इंटरसेल्युलर जंक्शन। और ये इंटरसेल्युलर जंक्शन में आ जाएगा। जो एंडोथेलियल सेल्स में अंदर सेल के दरमियान जो स्पेस होता है जिसको इंटरसेल्युलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है, जो पोर्स होते हैं, तो ये ब्लड वेसल को छोड़कर एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो जंक्शन होता है इसकी तरफ आ जाएगा, where they insert pseudopodium like cytoplasmic projections। और इस पोर्स के अंदर इस जंक्शन में ये किस तरह आ जाएगा, क्योंकि इस ये कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, स्यूडोपोडियम लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसके जरिए से वो वहां पर जो कि है जंक्शन की तरफ आ जाएंगे। डेट ओपन द जंक्शन एंड वाइडन द पोर्स। और जब ये वहां पर एंटर हो जाएंगे तो पोर्स को ये ओपन करेंगे मजीद। The leukocytes when squeeze their way slowly through the junction। इसी तरह ल्यूकोसाइट जो के है ये फर्दर जाकर जो जंक्शंस के थ्रू जाकर अपना रास्ता जो के मजीद स्क्वेस करेगा, पास थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम के बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी पास करेगा और आखिरकार ये कहां तक पहुंचेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स को कंप्लीटली छोड़ेगा। पेनिट्रेशन थ्रू द वेसल विल टेक 2 to 10 मिनट्स। और ये कितना टाइम इसमें लगता है ताकि ये वेसल को छोड़कर और फोर्स या जंक्शन के थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस तक आ जाए, ये तकरीबन 2 से 10 मिनट इसमें लगते हैं। सो इमाइग्रेशन वैसे ही इमाइग्रेशन एक नॉर्मल एक जनरल टर्म है जो किस चीज के लिए यूज होता है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, इसको इमाइग्रेशन कहते हैं। तो हमारे ब्लड में मौजूद WBCs ये भी कभी कभी इमाइग्रेशन करते हैं। किस तरह करते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जब मार्जिनेशन में ये सेंट्रल एक्सिस को छोड़कर पेरिफेरी की तरफ आ गए, फिर एडहेशन में ये वहां पर मौजूद एंडोथेलियल सेल्स के साथ एडहेयर हो गए, फिर इमाइग्रेशन में ये इस एंडोथेलियल सेल से दोबारा डिटेच हो जाएंगे और जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो जंक्शन होता है, जो पोर्स होते हैं, उसके थ्रू ये कंप्लीटली ब्लड वेसल को छोड़कर आखिरकार ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमाइग्रेशन। इन शॉर्ट इमाइग्रेशन कैसे कहते हैं कि जिसमें ल्यूकोसाइट्स या WBCs जो कि ये कंप्लीटली ब्लड वेसल को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं इमाइग्रेशन। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ठीक है ना, एक बार इसको रीड करते हैं दोबारा।
The adherent leukocyte actively leave the blood vessel by moving along the endothelial surface to an intercellular junction where they insert pseudopodium-like cytoplasmic projection। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस तरह ल्यूकोसाइट जो के है ये इस पोर्स के अंदर आ गए, ये किस तरह यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे, तो ये अपने कुछ साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोडियम लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाते हैं और इसके थ्रू ये जंक्शन में या पोर्स के अंदर आ जाते हैं। That open the junction and widen the pores. The leukocytes then squeeze their way slowly through the junction, pass through basement membrane and reach the interstitial space. Penetration through the vessel wall takes 2 to 10 minutes. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब फोर्थ नंबर प्रोसेस जो होता है जिसको कीमोटेक्सिस कहते हैं, नंबर 4 प्रोसेस। तीन प्रोसेस हमने पढ़े ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स में, एक मार्जिनेशन, दूसरा एडहेशन और थर्ड जो कि इमाइग्रेशन। अब फोर्थ में क्या होता है, कीमोटेक्सिस होता है, ठीक है ना, ये फोर्थ नंबर प्रोसेस है। असल में ओवरऑल ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट जो कि है इसमें हम क्या जिक्र करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो WBC सेल्स है ये ब्लड से किस तरह साइट ऑफ इंजरी की तरफ जाते हैं, जहां पर इंजरी हुई है यानी टारगेट साइट तक की किस तरह जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हमने 3 स्टेप पढ़े, एक मार्जिनेशन, एडहेशन और थर्ड नंबर जो कि इमाइग्रेशन। फोर्थ नंबर प्रोसेस इसमें जो है इसको कीमोटेक्सिस कहते हैं, ठीक है। So chemotaxis क्या है? This is the process by which leukocytes are attracted to, ये वो प्रोसेस है जिसमें ल्यूकोसाइट जो के है जिसने ब्लड वेसल को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस तक आ गए, ये क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा टू किस चीज की तरफ, एंड मूव टुवर्ड्स एन अट्रैक्टेंट, एक अट्रैक्टेंट की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है ना। यूजुअली, और अट्रैक्टेंट क्या चीज है यहाँ पर, यूजुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अट्रैक्टेंट जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है एट द साइट ऑफ इंजरी, इंजरी की साइट पर क्या होता है कि जहां पर इंजरी हुआ है, जिस साइट पर इंजरी हुआ है तो वहां पर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्टेंट के तौर पर काम करते हैं और जो ल्यूकोसाइट सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चूंकि यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स इंजरी के साइड पर मौजूद कुछ केमिकल्स की मौजूदगी की वजह से उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं, तो इसको कीमोटेक्सिस कहते हैं। कीमोटेक्सिस क्या होता है, जिसमें कोई सब्सटेंस मूवमेंट करता है दूसरी तरफ, और वजह क्या होता है, क्योंकि दूसरी तरफ इसको कुछ केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल्स की तरफ ये जाते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को कीमोटेक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर भी ल्यूकोसाइट्स अगर साइट ऑफ इंजरी की तरफ जाता है तो क्यों जाता है, क्योंकि जो साइट ऑफ इंजरी है जहां पर इंजरी हुआ है वहां पर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है जो अट्रैक्टेंट के तौर पर काम करते हैं, तो ल्यूकोसाइट इस अट्रैक्टेंट की तरफ पीछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटेक्सिस मूवमेंट, इसको कहते हैं। यानी कीमोटेक्सिस में क्या हो जाएगा कि ल्यूकोसाइट जो कि ये साइट ऑफ इंजरी की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों और किस तरह ये मूवमेंट करता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस एट द साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी पर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इसके लिए अट्रैक्टेंट के तौर पर काम करते हैं और ये ल्यूकोसाइट उस केमिकल सब्सटेंसेस के लिए वहां मूवमेंट करेंगे साइट ऑफ इंजरी की तरफ। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं कीमोटेक्सिस। अच्छा, केमिकल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं साइट ऑफ इंजरी पर जिसकी तरफ ये ल्यूकोसाइट मूवमेंट करेगा, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को कहते हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो थोड़ा इसके बारे में भी रीड करते हैं। These are the substances which act as chemotactic agents for leukocytes। कीमोटैक्टिक फैक्टर जो कि है ये वो सब्सटेंसेस है which acts एज कीमोटैक्टिक एजेंट्स, जो एज अ कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पर काम करते हैं ल्यूकोसाइट्स के लिए। आई.ई. ल्यूकोसाइट मूव्स टू द डायरेक्शन ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, यानी ल्यूकोसाइट जो के है ये इस डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करेगा, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की तरफ मूवमेंट करेगा, जहां पर ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स या कीमोटैक्टिक एजेंट्स मौजूद हो तो ये इसकी तरफ मूवमेंट करेगा। फॉलोइंग आर द कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। अब कीमोटैक्टिक फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो ये मंदरजा झेल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक नंबर बैक्टीरियल प्रोडक्ट, कुछ बैक्टीरियल प्रोडक्ट होते हैं जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं साइट ऑफ इंजरी पर, और यही जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स है ये एज अ कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पर काम करते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स को इशारा देता है ताकि ये इसकी तरफ मूवमेंट कर सके।
ठीक है ना। तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट भी कीमोटैक्टिक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, स्पेशली C5A। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसमें इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, जो साइट ऑफ इंजरी की तरफ अटैच हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जो कि ये भी कीमोटैक्टिक फैक्टर हो सकते हैं, जिसकी तरफ ये ल्यूकोसाइट्स मूवमेंट करते हैं। एरिचिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स स्पेशली ल्यूकोट्राईन B4, LTB4 भी इसको कहते हैं। तो ल्यूकोट्राईन B4 जो एरिचिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स है, तो ये भी जो कि है कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पर काम करता है। ट्यूबर नेक्रोटिक फैक्टर्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जो ये भी कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पर काम करते हैं और ये साइट ऑफ इंजरी में मौजूद होते हैं। तो इसलिए ल्यूकोसाइट जो कि है इस केमिकल सब्सटेंस की तरफ, इस कीमोटैक्टिक फैक्टर की तरफ जो कि मूवमेंट करेगा, और इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं, जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा, इसको कहते हैं कीमोटैक्सिस। इन शॉर्ट, कीमोटैक्सिस क्या होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल जो कि है साइट ऑफ इंजरी पर मौजूद कुछ केमिकल जो कि है इसकी तरफ ये मूवमेंट करते हैं, तो इस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्सिस, इसको कहते हैं। अच्छा, जो केमिकल सब्सटेंसेस वहां पर मौजूद होते हैं जिसकी तरफ ये न्यूट्रोफिल मूवमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, इसको कहते हैं। और कीमोटैक्टिक फैक्टर क्या हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी हो सकता है, एरिचिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट जिसमें ल्यूकोट्राईन B4 है, ये भी हो सकता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर भी हो सकता है, और प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये कीमोटैक्टिक फैक्टर और कीमोटैक्सिस की बात हो गई। फोर्थ नंबर स्टेप का, तो अभी तक हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स में। एक हमने पढ़ा मार्जिनेशन, दूसरा जो कि है एडहेशन, थर्ड इमाइग्रेशन, फोर्थ जो कि कीमोटैक्सिस, और 5 जो कि है फेगोसाइटोसिस। अब जो कि ल्यूकोसाइट साइट ऑफ इंजरी तक पहुंच गए, ये ल्यूकोसाइट सेल जो कि ये जहां पर इंजरी हुई है तो उसमें दाखिल हो गए हैं, और यहाँ पर इसका काम क्या है, यहाँ पर इसका काम है इंफेक्शन के खिलाफ लड़ना। तो ये जो इंफेक्शन के खिलाफ लड़ता है, तो इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस क्या है, ईटिंग प्रोसेस, एंगल्फमेंट जिसमें होती है, ठीक है ना। सबसे पहले फेगोसाइटोसिस को डिफाइन करते हैं। Phagocytosis is a process by which the microorganisms and other foreign particles are engulfed. और फेगोसाइटोसिस क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या दूसरे फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से पार्टिकल आए हैं, आर एंगल्फ्ड, यानी WBCs या ल्यूकोसाइट जो कि है ये इसको एंगल्फ करते हैं। निगलना, एंगल्फ का क्या क्या मतलब है, खान निगलना, एंगल्फमेंट, एंड डिस्ट्रॉय, और फिर इसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। ये इसको एंगल्फ करते हैं और फिर इसको डिस्ट्रॉय करते हैं बाय न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स जो कि है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं इसको एंगल्फ करते फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ये काम करते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो कि है जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो इंफेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी चीज है, इसको इंगल्फ करता है और फिर डिस्ट्रॉय करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। और ये प्रोसेस यानी जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है, असल में ये 3 स्टेप्स में अकर होता है। 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस अकर होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल टू द इंजेस्टिंग ल्यूकोसाइट। पहला जो ल्यूकोसाइट्स है, ये जिस फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करता है, तो पहले इसकी रिकॉग्निशन करते हैं, यानी इसकी यकीनदहानी करते हैं कि ये वाकई फॉरेन पार्टिकल है, यानी इसकी रिकॉग्निशन करते हैं, पहचानना, और फिर इसके साथ अटैच हो जाता है, डिस्ट्रक्शन के लिए इसके साथ अटैच हो जाता है। तो पहला जो स्टेप है इसमें क्या है, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट है, ठीक है। फिर क्या है, अटैचमेंट के बाद फिर इसको एंगल्फ करना, फिर इसकी एंगल्फमेंट करते हैं। दूसरा स्टेप एंगल्फमेंट विद सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटिक वैक्यूल कॉल्ड फेगोसोम, यानी ये इसको एंगल्फ करता है, और फिर जब ये फॉरेन पार्टिकल जब मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स के अंदर आ जाता है, तो फिर इसको फेगोसोम कहते हैं, यानी फिर ये एक वैक्यूल बनाता है और इसको कहते हैं फेगोसोम्स। फिर क्या होता है, जब ये मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल इस फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करता है और अपने सेल के अंदर ले जाता है, तो फिर इसकी किलिंग एंड डिग्रेडेशन जो लास्ट स्टेप्स है, फिर इसकी डिस्ट्रक्शन काज करता है, इसकी किलिंग करता है, किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इंजेस्टेड मटेरियल।
जो फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रोफिल या ल्यूकोसाइड्स वगैरह ने इसको इंजेस्ट किया है, तो अब लास्ट में इसकी किलिंग और डिग्रेडेशन होती है। तो ये फेगोसाइटोसिस लास्ट स्टेप हो गया। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आज ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स था जिसमें हमने 5 स्टेप्स पढ़े। एक जो कि है मार्जिनेशन था, दूसरा एडहेशन था, फिर तीसरा जो कि है कीमोटैक्सिस था, फोर्थ नंबर स्टेप जो कि है तीसरा स्टेप इमाइग्रेशन, फोर्थ जो कि कीमोटैक्सिस, और लास्ट स्टेप जो कि ये फेगोसाइटोसिस था। सो आज के लेक्चर में हमने असल में दो टॉपिक्स हमने पढ़ाए। एक जो कि है हमने टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्री सेल्स, और दूसरा जो कि ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट। दोनों टॉपिक आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।